इस विकास की आंधी में जो दुष्प्रभाव सन 76 से ही नज़र आ रहे थे, लेकिन इसका मुखौटा इस विकास का इतना प्रबल था कि माननीय न्यायालय भी उस तथाकथित विकास के मुखौटे के पीछे की सच्चाई को देखने में इतना अक्षम रहा कि उसने जो प्रभावित लोग हैं, जिनके घर परिवार धंस रहे हैं, जिनके रिश्ते नातेदार मृत्यु को प्राप्त हुए 2021 की आपदा में, उन्हें ही कठपुतली कह दिया। उनकी ही विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करके याचिका बिना उन्हें सुनने का अवसर दिए चर्चा में है। जोशीमठ, उसकी पूरी पहाड़ी जो है अलकनंदा की ओर खिसक रही है, धंस रही है। लोगों के जीवन, उनकी संपत्ति, मकान, जीवन भर की पूंजी, उसके ऊपर संकट आ खड़ा हुआ है। आज हाहाकार मचा हुआ है। बातें हो रही हैं कि जोशीमठ की तबाही का जिम्मेवार कौन। आज सब लोग देख रहे हैं कि विकास के नाम पर जिन गतिविधियों से जोशीमठ को लादा गया, अंधाधुंध निर्माण हो, उसके बाद चाहे सड़कों का अंधाधुंध निर्माण हो, होटल कंस्ट्रक्शन हो, मकानों का निर्माण हो, और या फिर उस सब आग में घी की काम जिसने किया, पावर प्रोजेक्ट, एनटीपीसी तपोवन विष्णु घाट पावर प्रोजेक्ट की टनल जो दोनों तरफ से, वो जोशीमठ के ऊपरी भाग से भी और जोशीमठ के निचले भाग से भी उस पूरी पहाड़ी को खोखला कर रही है, जिसके लिए चाहे ब्लास्टिंग की गई हो, चाहे टनल बोरिंग मशीन से खोदा गया हो, और उसकी पूरी पहाड़ियों को खोखला कर उसके भूमिगत जल स्रोतों को बुरी तरह से छेड़ दिया गया। तो इस तरीके से वो पूरे के पूरे क्षेत्र को जर्जर कर दिया गया। आज ये सारी चीज़ें चर्चा में हैं, और निसंदेह जो भी वहाँ जा रहा है, जो इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, और वो बिल्कुल बेबाक तरीके से कह दे रहा है कि भाई ये तो मैन मेड डिज़ास्टर है। अभी पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती जी वहाँ पर गई। उन्होंने भी कहा कि हमने तो ये बात कह दी थी कि इन सब परियोजनाओं पर पुनर्विचार होना चाहिए और ये सब रद्द होनी चाहिए, लेकिन ये फिर भी चलता रहा। आखिर लोग जाएं कहाँ? जब तो वास्तव में बात यह है कि जवाबदेह कौन है, कौन जिम्मेवार है। मैं उन सब बातों में न जाकर अब तुरंत इन सारी चीज़ों को लेकर, ये जब बातें सन 76 से चलती रही, मिश्रा कमीशन आयोग से चलती रही, उसके बाद वर्ष 2013 में बड़ी भीषण केदारनाथ की आपदा हुई, और उसी केदारनाथ की आपदा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया और एक कमेटी गठित की, जिसमें मैं भी एक सदस्य था। और हम लोगों ने 2014 में ही ये कह दिया था कि ये जो क्षेत्र हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन जो उच्च और मध्य हिमालय को विभाजित करती है, अत्यंत संवेदनशील है, और इसके ऊपरी क्षेत्रों को इस तरीके के बड़े प्रोजेक्टों से बिल्कुल फ्री मुक्त रखा जाना चाहिए। कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उन क्षेत्रों में नहीं बनना चाहिए। ये बड़ी स्पष्ट रूप से हमने अनुशंसा कर दी थी। इन अनुशंसाओं को जो है सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार भी किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने, जल संसाधन मंत्रालय ने एक्नॉलेज किया, स्वीकार किया, लेकिन कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अर्ली वार्निंग सिस्टम की सारी बात हमने कर दी थी, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और तब जब फरवरी 2021 में बड़ी भीषण तबाही ऋषिगंगा में हुई, और ऋषिगंगा में जो पूरी बाढ़ आई, और उसमें जो पावर प्रोजेक्ट नीचे चल रहे थे जिनमें कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, लगभग 200 लोग उस क्षेत्र में, उनके दायरे में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। लगभग 150 लोग जो है इसी एनटीपीसी तपोवन विष्णु घाट की टनल में दफन हो गए। तो तब फिर से ये बात उठी, और उसके बावजूद भी दुर्भाग्य ये है कि कोई एक्शन नहीं, कोई अध्ययन नहीं, कोई रिव्यू नहीं। पुराने उन्हीं क्लियरेंसेस पर फिर से जो है इन प्रोजेक्टों का काम बदस्तूर जारी रहा, उनके रेस्टोरेशन का। इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए जब इन्हीं जोशीमठ के बाशिंदों ने, यही जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, और जो वह रैणी गांव, गौरा देवी का जो वो ऐतिहासिक चिपको आंदोलन का गांव, रैणी गांव के लोग, जब माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड में जब उन्होंने अप्रोच की, तो देखिए क्या माननीय न्यायालय ने कहा। तो माननीय न्यायालय ने 14 जुलाई 2021 को बिना उनकी याचिका की जो मेरिट्स हैं उसमें क्या बात कही है, उस पर विचार करते ही माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा, निर्णय दिया, उन्होंने जो है कहा कि भाई देखिए, पिटिशन में ये सारी बातें कही गई हैं। पिटिशन कहती है कि ये जो बांध हैं तपोवन विष्णु घाट और ऋषिगंगा, इनके क्लियरेंसेस को रिव्यू करो, रिवोक करो, इन बांधों को आप रद्द करिए, और ये जो एनटीपीसी हैं ये सारे अफेक्टेड फैमिलीज़ को जो है कॉम्पनसेट करें जिन लोगों का नुकसान हुआ है। इन्होंने जो पूरे क्षेत्र को जर्जर कर दिया है, उस पूरे क्षेत्र के रेस्टोरेशन के काम तय करें, और इनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाए। ये सारी मांगों के साथ
ये पिटिशन की थी। लेकिन इन मांगों को रखते हुए जो हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, कहा कि देखो ये सारी मांगें हैं और इन सारी मांगों पर जो ये पिटिशनर हैं, ये पिटिशनर कह रहे हैं कि हम तो समाज सेविक हैं, इस क्षेत्र के बासिंदे हैं, जबकि पिटिशनर्स ने तो कोई भी ऐसे प्रमाण लगाए नहीं हैं। और लगता है कि ये पिटिशनर जो है, ये पिटिशन कोई हाईली मोटिवेटेड पिटिशन है और ये पिटिशनर्स जो है पपेट हैं। ये पिटिशनर जो हैं, ये जो याचिका करता हैं, जो आज जिनके मकान और घर धंस रहे हैं, ये कठपुतली हैं किसी के हाथ की और ये याचिका दायर कर रहे हैं। इसलिए इन पिटिशनर की बोनाफिडी, इनकी विश्वसनीयता के ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। इसलिए हम इस याचिका को खारिज करते हैं और इन हर एक पिटिशनर के ऊपर 10,000 रुपये की कॉस्ट जुर्माना लगाते हैं। तो ये निर्णय हाई कोर्ट ने दिया। मैं अपील करना चाहूँगा माननीय न्यायालय आज के परिप्रेक्ष्य में इस जजमेंट को देखे और देखे इन पिटिशनर को कि ये पिटिशनर आज देश और विदेश के सारे चैनलों पर यही हैं जो वहाँ के लोकल मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, जिनके घर धंस रहे हैं, जो रात बाहर बिताने पर बाध्य हैं। और उनको यहाँ कहा गया था कि ये पपेट हैं, ये बोनाफाइड पिटिशनर्स नहीं हैं, ये विश्वसनीय नहीं है। बिना, और वो भी बिना इनको सुने, बिना माननीय न्यायालय इनको बुला सकता था, इनकी विश्वसनीयता की जांच कर सकता था, क्या ये लोग वही हैं जो वास्तव में प्रभावित होने जा रहे हैं और आज प्रभावित हो गए। तो अब बताइए क्या कहा जाए। अब बात जोशीमठ से, आज जोशीमठ केंद्र में आ चुका है और दिख रहा है कि ये तो मानव के ही कर्मों का नतीजा है, यह भी स्पष्ट रूप से नज़र आने लगा है। तो अब जोशीमठ ही क्यों, और जोशीमठ तो इसलिए अब यहाँ पर अब केवल इतना ही महत्व और यही अर्जेंसी रह गई है कि वहाँ के जो बाशिंदे, निवासी, जो धरोहर है, जितना हो सकता है उसे बचाया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा भाग, जो मूल भाग जोशीमठ का, वो तो अब हाथ से जा चुका है। क्योंकि अब धसाव इतना बढ़ चुका है जिसे हम कहें कि अपने अंतिम चरण में ही पहुँच चुका है, शायद ही भविष्य उसमें कुछ बच पाए। तो इस जोशीमठ, या मैं यूँ कहूँ इसको जोशीमठ भी क्या, ये ज्योतिर्मठ हमारा ऐतिहासिक 7वीं 8वीं सदी का, जहाँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने आकर ज्योतिर्मठ की स्थापना की, जहाँ उन्होंने साधना की, जो उनकी तपस्थली रहा, जो पूरे देश की ही धरोहर है, जहाँ पहला पीठ, ज्योतिष पीठ की स्थापना उन्होंने की, भगवान बद्रीनाथ की जहाँ शीतकालीन पूजा का स्थान जो है। तो उस ऐतिहासिक हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी को भारतवर्ष गंवाने जा रहा है। वो नगरी अपनी कुर्बानी दे रही है। तो अब सवाल ये है कि अब क्या, उस कुर्बानी का क्या? तो क्या हमारी सरकारें अब चेतेंगी, हमारी नीति निर्धारक, हमारी न्यायपालिका अब एक पश्चाताप के रूप से कि हमने गंवा दिया अपना वो ऐतिहासिक शहर इस विकास की अंधाधुंध होड़ में, इस दौड़ में, तो अब क्या आगे भविष्य की राह हम चुनेंगे कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, सस्टेनेबल अप्रोच हिमालय के लिए हो? क्या हम ऐसा कोई ठोस कदम आगे उठाएंगे? क्योंकि जोशीमठ की तरह न जाने कितने ही जोशीमठ आगे अभी धीरे 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 आगे लाइन पर लगे हैं। कर्णप्रयाग की खबरें आने लगी हैं, गोपेश्वर की खबरें आने लगी हैं, रेलवे की टनल नीचे से खुद रही है तो ब्यासी के आसपास के गांव धंस रहे हैं। इस तरफ चंबा की टनल से चंबा शहर जो है उसमें धसाव की समस्या आ रही है। टिहरी बांध के इर्द गिर्द न जाने कितने गांव धंसने को आ रहे हैं। भागीरथी घाटी में, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में, भटवाड़ी, सुक्खी, न जाने ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जो जोशीमठ की तर्ज पे ही अगर विकास की अनियंत्रित गतिविधियों को पर लगाम न लगाई गई तो उनका भविष्य भी जोशीमठ के समान ही होने वाला है और होगा। इसलिए यदि आज हम चेते हैं तो पश्चाताप स्वरूप हम भविष्य की राह अपनाएं और तमाम इन सारे प्रोजेक्टों को इन हिमालयी क्षेत्रों में बिल्कुल इन बड़े प्रोजेक्टों पर लगाम लगाकर एक सस्टेनेबल अप्रोच की तरह, जैसे वर्ष 2010 में सरकार ने गंगा जी को के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए गंगा जी की जो मुख्य गंगा भागीरथी की धारा है उसको गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी को इको सेंसिटिव जोन, उसके पूरे जलग्रहण क्षेत्र को घोषित किया। ठीक ऐसे ही आज समय है कि तमाम इन सारे प्रोजेक्टों पर लगाम लगाकर वहाँ पर क्या गतिविधियाँ प्रतिबंधित हों, क्या नियंत्रित हों और क्या प्रोत्साहित किए जाएं, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड,
और प्रमोटेड गतिविधियों की सूची तैयार हो और उसी तरीके से नोटिफाई अन्य सारी घाटियाँ भी हों। तभी हम भविष्य की इस धरोहर को, जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर तो है ही, पर पूरे आधे से अधिक भारतवर्ष की जनसंख्या की जल और खाद्य सुरक्षा जिस हिमालयी क्षेत्र से संबंधित है, उसको हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा पाएंगे। तो आज समय है कि हमें, जो हमारे ही जो जैन समाज है उसने संवेद शिखर के लिए जो भावना दर्शाई है, बिल्कुल यही सरल सी भावना है कि 4 धामों को 4 दामों में परिवर्तित करने का दृष्टिकोण और होड़ अगर हम बदल दें और धामों को धामों के नज़रिए से विकसित करने का और उनके आदर करने का यदि हम दृष्टिकोण अपना लें, तीर्थ को तीर्थ रहने दें, टूरिज्म हॉटस्पॉट पर्यटन नगरी बनाने की होड़ यदि हम छोड़ दें, तो सारी समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा।